नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा अकेडमी में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर के आता है। कैसे मगध एक महासाम्राज्य की स्थापना करता है जो बाद में मौर्य वंश जैसे बड़े प्रशासनिक व्यवस्था को या बड़े साम्राज्य को जन्म देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मगध जो इतना शक्तिशाली बना, उस पूरे विकास क्रम को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब जाके आप समझ पाएंगे कि मगध कैसे इतना शक्तिशाली बना और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग हमने देखा था पिछले वीडियोस में मगध साम्राज्य के विषय में, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको मिल गई थी कि ये 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, काफी शक्तिशाली था, गंगा और सोन नदियों के क्षेत्र में ये बसा था। यहाँ जो आपकी कृषि व्यवस्था है वो काफी उन्नत थी, यहाँ आपकी जो यातायात की व्यवस्था है वो काफी उन्नत थी। ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे देखते हैं। जब मगध साम्राज्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको एक यहाँ वंश मिलता है जिसको कहेंगे हर्यक। हर्यक वंश कब से कब तक होगा? 1544 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के आसपास। इस हर्यक वंश में हम एक राजा देखेंगे जिसका नाम है बिंबिसार। इसको कंफ्यूज मत करिएगा आप बिंदुसार। बिंदुसार कौन होगा? मौर्य वंश का राजा होगा, अशोक का पिता होगा। तो अशोक के पिता के रूप में कौन है? बिंदुसार। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी? बिंबिसार की, जो हर्यक वंश का राजा, और ये शासन करता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व के आसपास। बिंबिसार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 3 विवाह किए, जिससे मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कौन कौन से विवाह? पहला विवाह देखेंगे तो कौशल राज की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन से ये विवाह कर लेता है। इससे जो कौशल राज्य है और जो बिंबिसार है, या हम कहे जो मगध है, उसकी शत्रुता समाप्त हो जाती है और कौशल मित्र बन जाएगा किसका? मगध का। और इस विवाह से इसको क्या मिल जाता है? काशी दहेज के रूप में मिल जाता है। तो मगध का साम्राज्य काशी में फैल गया। किस तरह से? विवाह के सहयोग से। दूसरा विवाह इसने किया वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलड़ा से, और ये चेलड़ा का ही पुत्र जन्म लेगा। कौन? अजातशत्रु, जो अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या करे। इसको पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। तो पितृहंता किसे कहेंगे, मतलब अपने पिता को मारने वाला किसे कहेंगे? तो ये किसका पुत्र था? लिच्छवी राजकुमारी चेलड़ा का। और यहाँ भी विवाह किया बिंबिसार ने। तीसरा विवाह इसने किया पंजाब के मद्रकुल के प्रधान की पुत्री। तो अब हम देखें मगध कैसे शक्तिशाली हो रहा है। ये आपका मगध हो गया, और ये आपका अंग हो। अंग को मगध ने हरा के जीत हासिल की और अंग पे अपना अधिकार कर लिया। फिर हम देखेंगे ये पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा? मगध साम्राज्य। अब इनकी दुश्मनी होगी किससे? अवंती से। बाद में इन दोनों में क्या हो जाएगी? मित्रता हो जाएगी, अवंती में और मगध में, और दोनों हो जाएंगे एक। या हम ये कहें कि दोनों में राजनीतिक सहमति बन जाएगी। तो हमने जैसे अभी देखा मगध की शत्रुता थी किससे? अवंती से। अवंती की राजधानी हमको मिलती है उज्जैन। अवंती का जो राजा है चंड प्रद्योत महासेन। इससे बाद में मित्रता हो जाएगी किसकी? मगध की। और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत के पास चिकित्सा के लिए। तो इनका राजवैद्य भी जाएगा किसके पास? चंड प्रद्योत के पास, जब चंड प्रद्योत को जरूरत होगी। तो मित्रता हुई, और ये राजवैद्य बहुत प्रमुख भूमिका निभाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, जीवक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है मित्रता करवाने में भी और मित्रता को स्थापित रखने में भी। फिर हम देखेंगे इस चंड प्रद्योत का जो आपका राजा कहाँ है? अवंती का। इसका युद्ध हो जाएगा किसके साथ? गांधार, जिसमें गांधार विजयी हो जाता है। जब गांधार विजयी हो जाएगा तो गांधार के राजा के पास इस बिंबिसार ने अपना दूत भेजा, ये दिखाने के लिए कि इनकी मित्रता है मगध के साथ, और ये गांधार का जो राजा है जिसने अवंती के क्षेत्र पे अधिकार कर लिया है, वो इस समस्या को सुलझा ले। मतलब एक कह सकते हैं कि धमकी भरा दूत मंडल भेजा था किसने? मगध ने। मगध की राजधानी हम अगर देखें तो क्या थी? गिरिव्रत इनकी राजधानी थी, जिसे राजगिरी के रूप में भी जानते हैं। मत्स्य पुराण में देखें तो बिंबिसार का वर्णन हमको मिलता है, और इसको कहा जाता है क्षेत्रोजस। तो क्षेत्रोजस के नाम से बिंबिसार का जो विवरण है वो हमको मिलता है मत्स्य पुराण में। जैन साहित्य में अगर हम देखें तो बिंबिसार का वर्णन यहाँ भी मिलता है, और इसको कहा जाता है श्रेणी। बिंबिसार ने अंक को जीत लिया, और अंक को जीतने के बाद अजातशत्रु जो अपना पुत्र है लिच्छवी राजकुमारी के द्वारा जन्म लिया, उसको राजा बना देता है इस अंग क्षेत्र में। अब हम देखें बिंबिसार। तो बिंबिसार कब? 544 से 492 ईसा पूर्व।
इसका पुत्र था अजातशत्रु, जो 492 से 460 ईसा पूर्व तक प्रशासन करता है। अजातशत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार की हत्या कर दी थी, अपने पिता की इसने हत्या कर दी थी और इस राज्य पे अपना शासन स्थापित किया। फिर इसने क्या किया, काशी और वैशाली इन दोनों को मगध में मिला लिया। मतलब काशी और वैशाली इन दोनों ने मिलकर मगध पर आक्रमण किया, मगध के साथ इनका युद्ध हुआ, लेकिन अजातशत्रु ने इनको हराकर इनको मगध में मिला लिया। जो कौशल नरेश, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से कर दिया, तो कौशल की भी मित्रता हो गई किससे, अजातशत्रु से। और काशी इनको फिर से दहेज में मिली। अजातशत्रु ने वैशाली पर भी हमला कर दिया और यह आरोप लगाया कि इन्होंने कौशल की मदद की थी। और कौशल के विषय में हम देखेंगे कि इनका एक मंत्री है जिसको कहते हैं वत्स। इस वत्सकार ने सबसे प्रमुख भूमिका अदा की। इसने क्या किया, जो आपका कौशल राज्य है वहां के निवासियों में फूट डाल दी, जिसके कारण कौशल हार जाता है और अजातशत्रु का अधिकार हो जाता है कौशल। तो आप क्रम समझ रहे होंगे कि पहले बिंबिसार कैसे क्षेत्र बढ़ाता है, फिर उसी क्रम को आगे जारी रखता है अजातशत्रु और मगध साम्राज्य को लगातार ये मजबूत करता है। वैशाली के युद्ध में हम देखेंगे कि दो चीजें आपको मिलेंगी, एक रथमूसल, दूसरा महाशिला कंटक। इन दोनों का उपयोग करता है कौन, अजातशत्रु वैशाली। अब आप कहेंगे कि इतना माइन्यूट तथ्य क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग अजातशत्रु ने किस युद्ध में किया था। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, वैशाली। ये आपका महाशिला कंटक है। यहाँ पे पत्थर रखा जाता था और उस पत्थर को फेंका जाता था, और ये आपका था रथमूसल। इन दोनों को आपने देखा होगा जब आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, तो इस बाहुबली पिक्चर में इन दोनों को दिखाया जाता है। किसको, इस महाशिला कंटक को भी और इस रथमूसल को। तो इन दोनों का प्रयोग किसने किया था, अजातशत्रु ने, और किसके खिलाफ, वैशाली के खिलाफ। ये तथ्य आप याद रखिएगा। इसके साथ हम देखें जो अवंती के राजा, इसने क्या किया, कौशाम्बी के वत्सों को हरा दिया। फिर इसने मगध पर हमला करने की धमकी भी दी। किसने, इस अवंती के राजा ने। अजातशत्रु ने क्या किया, राजगीर की किलेबंदी कर और इस हमले से स्वयं को बचाया। जब अवंती ने इस हमले की धमकी दी थी अजातशत्रु को, या हम कहें मगध को, तब जाके राजगीर की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई थी अजातशत्रु के विषय में हम देखें, जब इसके शासन का 8वां साल, उसी समय बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो बुद्ध के निर्वाण के समय प्रशासक कौन था मगध का, ये हम ध्यान रखेंगे, तो वो अजातशत्रु है। बुद्ध के अवशेषों पर ही इसने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। राजगृह की हम देखें जो आपकी सप्तपर्णी गुफा है, इसी में प्रथम बौद्ध संगीत का भी आयोजन हुआ और सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनकी रचना इस प्रथम बौद्ध संगीति में की गई। हम इन बौद्ध संगीति को डिटेल में देखेंगे जब हम बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो करेंगे। लेकिन अजातशत्रु के समय ही बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। राजगृह में स्तूप बनवाया किसने, अजातशत्रु ने, ये आप ध्यान रखेंगे। राजगृह में ही जो इसकी सप्तपर्णी गुफा है उसमें प्रथम बौद्ध संगीति होगी और यहीं पे सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना होगी। ये सारे तथ्य संबंधित होंगे किससे, अजातशत्रु। और राजगीर के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी किसको, अजातशत्रु को, जब अवंती हमला करने की धमकी देगा और बाद में इसको राजधानी बना लेगा। अजातशत्रु का जो पुत्र है वो है कौन, उदयासीन। इस उदयासीन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसका नाम क्या था, कुसुमपारा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुसुमपारा किसका नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पाटलिपुत्र का नाम है। इसकी स्थापना किसने की, उदयासीन ने। और उदयासीन कौन था, अजातशत्रु का पुत्र, और बाद में इस कुसुमपुरा को ही अपनी राजधानी बना लेगा। उदयासीन के विषय में हम देखें तो ये जैन मतावलंबी है। यही हम अजातशत्रु के विषय में देखें तो ये बौद्ध मतावलंबी है या बौद्ध धर्म को समर्थन देते। उदयासीन के बाद हम देखें तो हमको कोई बहुत खास राजा नहीं मिलता है। अंत में जो हमको हर्यक वंश का अंतिम शासक मिलता है जिसका नाम है नागदशक। इस नागदशक को हम देखें तो एक अमात्य है जिसका नाम था शिशुनाग। नागदशक को शिशुनाग नामक अमात्य ने मारकर एक नए वंश की नींव रखी जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश। तो पहले आपका वंश हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश, शिशुनाग वंश, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम शिशुनाग वंश के विषय में देख लें तो इसने क्या किया, अवंती और वत्स को, इन दोनों को किसमें मिला लिया, मगध को। अब मगध देखिए लगातार शक्तिशाली होता चला जा रहा है। जो भी राजा इस क्षेत्र में बस रहा है वो मगध को शक्तिशाली बनाने का कार्य
कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है कि मगध इतना बार बार सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? एक तो इसको राजा से मिल रहे हैं, दूसरे जो संसाधन इसको मिल रहे थे वो प्रमुख भूमिका अदा कर रहे हैं। तो शिशुनाग वंश ने क्या किया, अवंती और वत्स को अपने में मिला लिया। बंगाल से लेकर मालवा तक मगध का साम्राज्य फैल गया। बड़े क्षेत्र में मगध साम्राज्य का शासन हो गया। वज्जियों पर नियंत्रण के लिए पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। इसने शिशुनाग वंश ने। फिर हम एक व्यक्ति देखेंगे, कालाशोक या काकवंश। इसकी जो शासन की अवधि है वो 394 से 366 ईसा पूर्व का काल मिलता है। इस कालाशोक के विषय में देख ले तो इसका नाम हमको पुराण और दिव्यावदान में भी मिलता है। दिव्यावदान के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे पूछा गया है एक परीक्षाओं में कि दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित हो, तो आप ध्यान रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर हम सिंहली के महाकाव्यों की बात माने तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 साल के बाद अपने शासन के 10वें वर्ष में इस कालाशोक ने या इस काकवर्ण ने द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु ने। दूसरी का किसने करवाया? कालाशोक। इसी संगति में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में एक विभेद हो जाएगा, विचारधाराओं में अंतर आ जाएगा और ये दो संप्रदायों में बढ़ जाएगा। एक आपका अस्थविर और दूसरा आपका महासांघिक के नाम से। अब हम देखें जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है उसका नाम है नंदीवर्मन। इस नंदीवर्मन के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी लोक कथाएं हैं उसमें ये नंदीवर्मन बहुत महान दिखाया जाएगा। जो सामान्य जनमानस की विचारधारा है उसमें इस नंदीवर्मन को बहुत प्रतापी दिखाया जाएगा। तो शिशुनाग वंश के विषय में आप ध्यान रखिएगा जो आपका ये नंदीवर्मन है इसको बहुत ताकतवर दिखाया जाएगा, बहुत प्रतापी राजा के रूप में दिखाया जाएगा और एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में दिखाया जाएगा। इसे हम देखें तो इसको महानंदिन कहेंगे, इसको महापद्म नंद भी कहेंगे। तो जो उपमाएं दी जाएंगी इस राजा को वो काफी बड़ी बड़ी दी जाएंगी और जो इसके प्रताप को दिखाएंगे। इस नंदीवर्मन के विषय में देखेंगे हम, जो कि पहले शिशुनाग वंश का ही एक राजा है लेकिन एक नए वंश की ये नींव रख देगा जिसे कहेंगे नंद वंश और जिसका शासन कब होगा? 344 से 324 या कई कई जगहों पे 323 ईसा पूर्व के आसपास का काल मिलता है। तो शिशुनाग वंश का शासक नंदीवर्मन नींव रखेगा किसकी? नंद वंश। पुराणों में से कई नाम दिए गए हैं जैसे सर्वच्छ तांत्रक या क्षत्रियों का नाश करने वाला। भार्गव नाम इसको दिया गया है जो परशुराम का दूसरा अवतार। तो बहुत प्रतापी राजा ये दिखाया जा रहा है पुराणों में भी। इसने उपाधि धारण की किसकी? एकराट की उपाधि, एक छत्रक की उपाधि। अपने साम्राज्य को काफी बढ़ा के ये बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करता है। फिर हम देखेंगे यही हमको मगध का सबसे शक्तिशाली राजा मिलता है। तो नंदीवर्मन जब मिलेगा हमको तो मगध अपनी शक्ति के उत्कर्ष पे होगा या शक्ति के चरम स्तर पे होगा। कब? नंदीवर्मन के समय। इसने कलिंग को भी जीता। बाद में हम देखेंगे अशोक भी कलिंग को जीतेगा लेकिन नंदीवर्मन ने भी कलिंग को जीता था और वहां पे नहरें बनवाई थी। इस नहर का उल्लेख हमको जो कलिंग नरेश है खारवेल और उसका जो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। तो कलिंग नरेश का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उस अभिलेख में भी इस बात का वर्णन है कि नंदीवर्मन ने वहां नहर बनवाई थी। और ये भी हमको मिलता है कि नंदीवर्मन ने कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा ली थी या वहां से एक जैन प्रतिमा उठा के ये ले आया था। कहाँ पे? मगध में। इस नंदीवर्मन के ही 8 पुत्र हैं जिनमें एक पुत्र है आपका घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय ये हमको शासन में मिलता है या राजा के रूप में मिलता है और इसी घनानंद के खिलाफ सिकंदर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। ये हमको इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास की पुस्तकों में जो साक्ष्य मिलेगा वो सिकंदर की तरफ के लेखकों ने लिखा है। मतलब भारतीय लेखकों के साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं इस युद्ध के विषय में इतने विस्तृत रूप में। जितने विस्तृत रूप में इस सिकंदर के युद्ध की चर्चा सिकंदर के पक्ष की तरफ के लेखकों ने की। तो क्या सच है वो रिसर्च का विषय है। फिलहाल सिकंदर के हमले के समय राजा कौन था? धनानंद। और ये किस वंश से संबंधित था? नंद वंश से। नंद वंश किससे संबंधित है? शिशुनाग वंश। इस घनानंद को ग्रीक के लेखकों ने अग्रमीज की संज्ञा दी है और हम बाद में देखेंगे कि 323 ईसा पूर्व के आसपास जो घनानंद है इसकी हत्या कौन कर देगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से?
चाणक्य की सहायता से। आपको वो कहानी भी शायद पता हो कि घनानंद ने अपमान किया था चाणक्य का, और उस अपमान का बदला लेने के लिए हमको ये कथाएं मिलती हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस नंद वंश को ही समाप्त कर दिया था, या धनानंद को समाप्त कर दिया था और मौर्य वंश की नींव डाली थी। ये हम मौर्य वंश के विकास क्रम में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हाँ, धनानंद आठवां पुत्र नंदी वर्मन का टैक्स कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और नया साम्राज्य कौन सा बनता है? मौर्य साम्राज्य, जो एक अखिल भारतीय स्वरूप में हमको देखने को मिलेगा। बहुत ताकतवर रूप में हमको मगध साम्राज्य देखने को उस समय मिलेगा जब यहाँ मौर्य शासन होगा। अब हम मोटा मोटा समझ लें कि मगध की जो सफलता है वो किन कारणों से हुई। हमने पीछे देखा, लेकिन हम समराइज वे में अगर देख लें तो हम पाते हैं कि जो उर्वरक क्षेत्र है मगध में, क्योंकि जो आपकी गंगा नदी है, जो आपकी सोन नदी है, उन दोनों का जो उपजाऊ क्षेत्र है उस पर पूरा अधिकार हमको किसका मिलता है? मगध का। तो इस वजह से यहाँ उत्पादन खूब होगा। फिर हम देखेंगे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ऐसे राजा इनको मिलते हैं जो लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं। बिंबिसार के विषय में देखिए आप, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध भी किए, प्लस युद्ध भी बड़े स्तर पे किए, तो उन दोनों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। महापद्मनंद को देखें तो इसने भी युद्ध के द्वारा, अपने प्रताप के द्वारा इस राज्य को खूब बढ़ाया। फिर हम देखेंगे एक प्रमुख चीज, जो लोहे का भंडार है, जो इसके पूर्वी मध्य भाग में हमको मिलता है, उसके कारण भी ये बहुत ताकतवर दिखेगा। फिर हम देखेंगे जो उसकी राजधानियां, एक राजधानी आप देखेंगे अब राजगीर, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरी है, उस रूप में ये बहुत सुरक्षित हो जाती है। फिर हम देखेंगे पाटलिपुत्र आपका गंगा, गंडक, सोन, इन नदियों के संगम पे है। और इसकी दूसरी तरफ हम देखेंगे घाघरा नदी, जो गंगा से मिलती है, वो सब वो एक सुरक्षा दीवार बना देती है। मतलब पाटलिपुत्र के आसपास नदियों का क्षेत्र जो इसको एक सुरक्षा दीवार देती है, राजगीर के आसपास पहाड़ियों का क्षेत्र जो इसको सुरक्षा दीवार देती है। इससे इसकी राजधानी बहुत मजबूत होती है और उसको जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साम्राज्यिक व्यवस्था में आप देखेंगे, या साम्राज्यों की व्यवस्था में जब आप देखेंगे, तो जब तक राजधानी को नहीं जीता जाता है तब तक ये नहीं माना जाता है कि वो साम्राज्य समाप्त हुआ है। मतलब अगर आप राजधानी को एक बार जीत लीजिए तो ये मान लिया जाता है कि ये साम्राज्य समाप्त हो गया और दूसरे साम्राज्य का अधिकार हो गया। लेकिन इस मगध की राजधानी इतनी मजबूत है, या उसकी भौगोलिक दशा इतनी मजबूत है कि इसको आसानी के साथ जीता ही नहीं जा सकता। और उसके साथ साथ जो संसाधन इसको मिल रहे थे, हाथियों का प्रयोग भी हम देख रहे थे, जो इनके आसपास के जंगलों से हाथी इनको मिल रहे थे, उनको लाके प्रशिक्षित कर रहे थे, सेना में उसका उपयोग कर रहे थे। और घनानंद के पास हम देखते हैं कि हाथियों की बहुत बड़ी सेना मिलती है, जिसके भय के कारण सिकंदर की सेना ने हमला नहीं किया। तो हम देख पा रहे हैं जो मगध की स्थिति, इसकी भौगोलिक दशा वो बहुत अच्छी, इसकी आर्थिक दशा, क्योंकि उर्वरक क्षेत्र आर्थिक दशा को मजबूत करेगी। जो इसके संसाधन है वो इसको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। फिर जो इसके प्रशासक है या जो इसके राजा है वो इसको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इन सारी दशाओं के कारण मगध साम्राज्य एक बहुत मजबूत साम्राज्य के रूप में उभर के आता है और पूरे क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाता है। अब हम पाटलिपुत्र के विषय में अगर देखें तो इसके उत्तर में कौन सी नदी है? गंगा नदी। इसके पूर्व दक्षिण में कौन सी नदी है? पुनपुन नदी। इसके पश्चिम में कौन सी नदी है? सोन नदी। तो नदियों से घिरा क्षेत्र कौन? पाटलिपुत्र। और एक सुरक्षा दीवार इसके सामने है नदियों के रूप में, जो इसको इतना सुरक्षित बना देती है कि इस पे हमला करके जीता जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और मगध एक शक्तिशाली राज्य बन जाता है। अगर हम मगध के नजदीक का एक क्षेत्र देखें जो है आपका वज्जी महाजन, जिसकी राजधानी थी वैशाली और ये वर्तमान में कहा है बिहार। ये गढ़ या संघ, हमने संघों की बात की थी, हमने एक हिंट दिया था आपको कि गौतम बुद्ध इस विषय पे चर्चा करेंगे। हम इस संघ व्यवस्था में देखें, हमको बहुत डिफरेंट कल्चर दिखेगा बाकी महाजनपदों से। कैसे? इस संघ व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति राजा था, तो जितने भी लोग थे सारे लोग राजा थे अपने आप। अगर कोई वाद विवाद होता था तो लोग क्या करते थे? आपसी बातचीत से, आपसी बहस से, सभाओं में बैठक करके, ये सब कुछ करके अपने विवाद को सुलझाते। तो संघ की जो व्यवस्था है वहां क्या मिल रहा है? कई शासक, सारे व्यक्ति राजा आपस में वाद विवाद अगर कोई हो रहा है तो बातचीत करके सुलझा रहे हैं। लेकिन एक कमी हमको दिखेगी स्त्रियों की दशा पे, दासों की दशा। इनको सभाओं में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता। हम बुद्ध को देखेंगे या हम महावीर स्वामी को देखेंगे, ये दोनों संबंधित होंगे इन्हीं संघीय व्यवस्थाओं से। और जो हम ये बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था की, ये कहां से लिया गया है? मतलब इस व्यवस्था का जो विवरण है वो कहां दिया गया है? दीर्घ निकाय में। और दीर्घ निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है।
तो दीर्घ निकाय में संघियों का जो वर्णन दिया गया है या संघ व्यवस्था का जो वर्णन दिया गया है, जो स्थापित था आपका वज्जी में, वहां पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बात कहाँ दिखाई गई है, दीर्घ निकाय में। बाद में हम देखेंगे कि जब गुप्त शासक आएंगे तो इन संघीय व्यवस्थाओं पे विजय पा लेंगे, इन गणों पे, इन संघों पे अपनी विजय प्राप्त कर लेंगे और इन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लेंगे। इन संघों पे अगर हम देखें तो एक आपको चर्चा मिलेगी। अजातशत्रु क्या करता है, वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहता है और वज्जी को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। अजातशत्रु क्योंकि देखिए आप सीमा अपनी बढ़ा रहा था हमले कर करके। इस अजातशत्रु का मंत्री होता है वत्सका। ये कथा के रूप में हमको मिलेगा जिससे हम रेफरेंस पा सकेंगे कि किस तरह की व्यवस्था थी संघ में। तो इस मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास भेजता है कौन, अजात, कि जाओ बुद्ध से सलाह करके आओ कि हम वज्जी संघ पे हमला करें या ना करें। कथाओं में मिलता है कि बुद्ध बहुत देर तक वेट कराते हैं इस वत्सकार को और जब वत्सकार इनसे बाद में मिलता है तो वत्सकार पूछता है कि भाई हम हमला कर दें कि ना कर दें, क्योंकि अजातशत्रु ने ऐसा पूछा है, तो आप अपना विचार बताइए कि हम क्या करें संघ के विषय। तो बुद्ध ने इस वत्सकार से कई सारे प्रश्न, ये बताओ कि वहां नियमित सभाएं हो रही हैं, आपस में क्या वो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जो पारंपरिक नियम है क्या उनका पालन हो रहा है, क्या बड़ों का सम्मान हो रहा है, लोग एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, लोग अपने से बड़ों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, क्या महिलाओं पे जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, क्या उन्हें बंधक के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या शहरों और गायों में जो चैत्य है या चैत्यों का रख रखाव किया जा रहा है, क्या विभिन्न मतों के लोगों का लोग सम्मान कर रहे हैं, किसी के आने जाने पे कोई रोक नहीं है। तो ये सारी व्यवस्था के विषय में गौतम बुद्ध इस वत्सकार से पूछते हैं। वत्सकार कहता है नहीं, ये सारी व्यवस्था तो अभी भी कायम है। तो यहाँ पे फिर गौतम बुद्ध इस कहेंगे वत्सकार से कि ये जो वज्जीवासी है या जो संघीय व्यवस्था के लोग हैं, ये तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक इनमें ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अब इसको आप कनेक्ट करिए लोकतंत्र, जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं मेंस के रेफरेंस में। क्या बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं? तो बुद्ध के विचार क्या है? एक संघीय व्यवस्था है, कौन सा राज्य, वज्जी, और वज्जी की संघीय व्यवस्था भी ये कहते हैं कि एक संघ में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और तब तक वो संघीय व्यवस्था चलेगी जब तक उस व्यवस्था का पालन किया जाएगा। और वो व्यवस्था क्या है? नियमित सभाएं हो, लोग वाद विवाद करते रहे, लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लोग आपस में मिलजुल के रहे। अभी इसको आप कनेक्ट करिएगा लोकतंत्र से। लोग नियमों का पालन करें, लोग एक दूसरे का सम्मान करें और सम्मान में आप ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के विचारों का, इन सब का लोग सम्मान करें, एक दूसरे को समर्थन लोग दें। महिलाओं की स्थिति पे उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना हो, उनको स्वतंत्रता मिले, उनको बंधक ना बनाया जाए, उनके विचारों पे स्वतंत्रता मिले। बंधक के रेफरेंस में आप दो चीजें देखेंगे, एक उनको शारीरिक रूप से बंधक ना बनाया जाए, दूसरा उनको मानसिक रूप से भी बंधक ना बनाया जाए। कनेक्ट करिएगा आप लोकतंत्र। अगर ये सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, व्यक्तियों का ध्यान रखा जा रहा है, अलग अलग मतों का सम्मान किया जा रहा है, सबकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल जैसे आप देखिए 1921 जो हमको संविधान में मिल रहे हैं, ये किससे कनेक्ट हो रहा है? लोकतंत्रीय व्यवस्था से। तो गौतम बुद्ध का जो विचार है कि अगर ये सारी व्यवस्थाएं किसी समाज में है, यहाँ बात हो रही थी वज्जी संघ की, लेकिन हम उसका रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं किसी समाज में है तो वो समाज लगातार बने रहेंगे और उसके साथ साथ ये लगातार उन्नति भी करेंगे। तो वत्सकार को ये सलाह देते हैं कौन? गौतम बुद्ध, जो यहाँ हमने कथा के रूप में देखा और फिर कनेक्ट करके हमने देख लिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए गौतम बुद्ध के विचार। इसी तरह की कुछ हम व्यवस्था देखेंगे यूनान और एथेंस। यूनान और एथेंस में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो गणतंत्र के रूप में हमको मिलती है, लेकिन आप डिफरेंस देखिएगा कि किस लेवल का डिफरेंस है वज्जी में और एथेंस। पहला, 30 साल के ऊपर सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्रदान की गई है, लेकिन जो दास नहीं है उनको ही नागरिकता दी गई है। सभा की व्यवस्था है और सभा की व्यवस्था में हम देखेंगे कि साल भर में कम से कम 40 बार ये सभा बुलाई जाएगी। समस्या कहाँ आएगी? इस व्यवस्था कैसे? शासन के कई पदों पर जो नियुक्तियां होंगी वो लॉटरियों द्वारा होगी। तो लॉटरी व्यवस्था से नियुक्तियां होंगी शासन के पदों पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आपको मिल रहा है? जो आपसी सहमति है वो कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रही है। भाई लॉटरी व्यवस्था क्यों हो रही है? लोग आपस में खड़े होके वोटिंग करके क्यों नहीं कर लेते हैं कि ये व्यक्ति राजा होगा?
लॉटरी व्यवस्था में आप देखेंगे क्या होगा, इसमें किस्मत पे बात हो जाएगी, योग्यता पे बात नहीं होगी। जब डायरेक्ट वोटिंग होगी उसमें योग्यता तय होगी कि कौन व्यक्ति ज्यादा योग्य है, किस व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो व्यक्ति प्रमुख पदों पर आएगा। लेकिन जब हम लॉटरी व्यवस्था को देखेंगे तो यहाँ किस्मत रोल अदा करेगी, किसकी लॉटरी निकल गई, इसकी लॉटरी निकल गई, वो चाहे योग्य हो चाहे योग्य ना हो, अब वो प्रशासनिक पद पे नियुक्त हो जाएगा। ये व्यवस्था हम जब संघ में देख रहे थे तो हमको क्या मिल रही थी कि आपसी सहमति से लोग विचार कर रहे थे, आपसी सहमति से नियुक्तियां हो रही थी। और यहाँ नियुक्ति कैसी हो रही है, लॉटरी व्यवस्था। इसके साथ साथ हम देखेंगे औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिल रहा है, और वहां क्या बात की जा रही थी, उनको फ्रीडम हो, उनको बंधक न बनाया जाए। विदेशियों को हम यहाँ देखेंगे कि नागरिक के अधिकार नहीं मिलेंगे, दासों को हम देखेंगे कि नागरिक के अधिकार नहीं मिलेंगे। तो दरअसल ये हम कह सकते हैं एक राजतंत्र का ही रूप है, कहाँ पे, एथेंस में, जिसको गणतंत्री रूप में हमारे सामने दिखाया जाए। पर इनडायरेक्टली है ये राजतंत्र, लेकिन इस राजतंत्र में जो एक खास चीज है कि जन समर्थक राजतंत्र हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें जनता का समर्थन हो। और ये ध्यान आप दीजिए, इस जनता में कौन है, प्रभुत्व वर्ग, क्योंकि महिलाओं को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, दासों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उन सबको आप बाहर कर दे रहे हैं, विदेशियों को आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो दरअसल जो प्रभुत्व वर्ग के लोग हैं ये आपस में मिलकर तय कर लेते थे कि कौन प्रशासनिक व्यवस्था में होगा, और उसकी नियुक्ति कैसे कर रहे हैं, लॉटरी व्यवस्था से। लॉटरी निकालेंगे, जो हम में से ही राजा बन जाएगा, जो हम में से ही किसी इंपॉर्टेंट पद पे नियुक्त हो जाएगा, उसको हम चुन लेंगे। तो आप कंपैरिजन के लिए भी देख लीजिए कि किस तरह की व्यवस्था थी वज्जी में या संघीय व्यवस्था में भारत में, और एथेंस में, यूनान में जो गणतंत्र का स्वरूप हमको दिखाया जाता है, उनमें क्या अंतर है। बुद्ध के विषय में थोड़ी सी चीजें हम इसी साथ जान लेते हैं, क्योंकि मगध जनपद से बुद्ध का कनेक्शन काफी हमको कनेक्टेड मिलेगा, और बौद्ध धर्म की जो शुरुआती काल है वो हमको इस मगध जनपद के साथ साथ ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो हम इसी के साथ साथ बुद्ध की या गौतम बुद्ध की जो प्रारंभिक अवस्था है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ग्रंथ हमको मिलता है महापरिनिब्बाण सूत्र, और ये भाग है किसका, दीर्घ निकाय, जहाँ पे बुद्ध और उनका एक शिष्य आनंद, इन दोनों के बीच चर्चा मिलती है। इसमें कहा गया है कि जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दार्शनिक जिज्ञासुओं की भूमि है। तो गंगा नदी क्षेत्र जब बहुत ताकतवर होगा, ये नदी घाटी क्षेत्र अपने आप में बहुत विकसित होगा, और स्पेशली यहाँ आप देखें अगर मगध को, तो जो ताकतवर रूप में निकलेगा उसके विषय में कहा जा रहा है कि ये जिज्ञासुओं की भूमि है। और इसी के कारण यहाँ बहुत धार्मिक और आर्थिक परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। इस काल में हम देखें, या हम कहें 600 ईसा पूर्व के आसपास हम देखें, तो जो उत्तरी भारत का क्षेत्र है यहाँ पे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो रही है। और इस उत्तरी भारत में आप ध्यान रखेंगे आपका पाकिस्तान भी शामिल है, तभी आप समझ पाएंगे, अफगानिस्तान भी शामिल है, तभी आप समझेंगे। जब इस पूरे क्षेत्र को आप उत्तरी भारत के रूप में देखेंगे तब आप समझेंगे कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है और किस रेफरेंस में बात की जा रही है। तो जो गंगा नदी घाटी का क्षेत्र है यहाँ पे हमको प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा बेहतर मिलती है। उसके साथ साथ जो बुद्ध की मृत्यु है उस पर एक लंबी डिबेट हमको देखने को मिलती है। जो बौद्ध परंपरा है उसमें बुद्ध के जो निर्माण की अवस्था है या बुद्ध के निर्माण की जो घटना है उसको कहेंगे परिनिब्बाण। शब्द आप ध्यान में रखिएगा, इसको महापरिनिर्वाण के रूप में भी जानते हैं, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में हमको जो शब्द मिल रहा है उसको कहेंगे परिनिब्बाण। दीपावंशा और महावंशा ये दोनों कहाँ के ग्रंथ हैं, सिंघली प्रदेश के ग्रंथ है या श्रीलंका के ग्रंथ। इसमें हम देखें जो अशोक का राज्याभिषेक वो बुद्ध की मृत्यु के 218 साल बाद मिलता है, ऐसा वर्णित है। हम यहाँ बुद्ध की जो मृत्यु पे विवाद है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीपावंशा और महावंशा जो अशोक के राज्याभिषेक के विषय में लिखते हैं, जो संबंधित है सिंघली से या श्रीलंका से, वो कहते हैं बुद्ध के मृत्यु के 218 साल के बाद अशोक राजा बनता है। और इस आधार पे हम ये तय करें कि बुद्ध की जो मृत्यु का काल है वो 544 या 543 ईसा पूर्व का काल है। इस तिथि के विषय में देखें तो विद्वानों ने इसको कहा है यह असंशोधित दीर्घ कालानुक्रम तिथि है, या इस नाम से इसको पुकारा जाता है। इसी तिथि को जो थेरावाद मतावलंबी जो आपके मिलेंगे आपको दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया पे, वो कहेंगे कि यहीं से शुरुआत होती है बुद्ध संवत। जब बुद्ध की मृत्यु होती है उसी से शुरुआत होती है किसकी, बुद्ध संवत। बाद में हम देखेंगे जो अशोक का राज्याभिषेक है
इस तिथि में संशोधन भी हमको देखने को मिलेगा। और बुद्ध की मृत्यु का काल 486 से 477 ईसा पूर्व के आसपास हुआ हो, ऐसा माना जाएगा। अब देखिए, बुद्ध की मृत्यु का काल बदल रहा है। हमको जिस हिसाब से रेफरेंसेस मिल रहे हैं पुस्तकों में, अलग अलग परंपरा के, मतलब बौद्ध धर्म में भी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग इनके भाग हैं जो अलग अलग तरह की विचारधाराएं रखेंगे। उनमें हमको बुद्ध की जो मृत्यु के संबंध में प्रमाण मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं। तो एक जगह हमने देखा कि 544 से 543 ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध की मृत्यु हुई हो, ऐसा माना जाता है। और ये किस संस्करण में मिल रहे हैं? सिंगले संस्करण में, जो दीपावंशा और महावंशा ग्रंथ के रूप में है। फिर हम देखेंगे जो बुद्ध संवत की बात की जा रही है, थेरा मतावलंबी का जो विचार है, बाद में राज्याभिषेक की तिथि में परिवर्तन हो जा रहा है। और जो बुद्ध की मृत्यु है वो 486 से 477 ईसा पूर्व, इन दोनों तिथियों को माना जा रहा है, या ये माना जा रहा है कि इनमें से कभी हुआ होगा। फिर हम एक दूसरी गणना भी देखते हैं जो आपकी डिपेंड है संस्कृत और चीनी स्रोतों पे। उसमें कहा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद अशोक का राज्याभिषेक। यहाँ क्या कहा जा रहा था? 218 वर्ष के बाद राज्याभिषेक हुआ, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? 100 वर्ष के बाद राज्याभिषेक हुआ। इसके हिसाब से हम देखेंगे तो 368 ईसा पूर्व का हमको काल मिलता है बुद्ध के परिनिब्बान की या महापरिनिर्वाण की। वर्तमान समय में हम देखेंगे तो जो बुद्ध की मृत्यु है, जो प्रश्न है, ये फिर से रिसर्च का टॉपिक बना। और हम पाली इतिहासों को अगर देखें तो जो वृद्धों की सूची दी गई है उसके हिसाब से जो परिनिब्बान की तिथि है वो 400 से 350 ईसा पूर्व का काल है। और ये रिसर्च किसने किया है? बेजट ने 1991 और 1995 में ये रिसर्च किया जाता है। ये माना जाता है कि बुद्ध की उम्र कितनी थी? 80 साल, जब उनकी मृत्यु हुई। तो इसके हिसाब से यही हम देखें, जो भारतीय विद्वान है वो लगभग 480 ईसा पूर्व के आसपास को बुद्ध के परिनिब्बान की तिथि मानते हैं, जबकि जो पश्चिम के विद्वान हैं इस तिथि को काफी बादगा मानते हैं। अशोक का एक अभिलेख है जिसको कहेंगे अहरोरा संस्करण। ऐसा माना जाता है कि ये अभिलेख जारी किया गया 256 साल बाद, जब बुद्ध की मृत्यु हुई। मतलब बुद्ध की मृत्यु के 256 साल बाद ये अभिलेख जारी किया गया। अशोक के अगर हम राज्याभिषेक की तिथि देखें तो वो हमको मिलता है 264 ईसा पूर्व का काल। और ये जो अभिलेख है वो शासन के उसके अंतिम दिनों का अभिलेख। इस हिसाब से अगर हम देखें, मतलब अशोक के अभिलेख के हिसाब से हम देखें तो जो परिनिब्बान की तिथि है वो निकल के आती है 483 ईसा पूर्व के आसपास। इसलिए जो मोटा मोटा माना जाता है कि बुद्ध के परिनिब्बान की जो तिथि है वो 480 ईसा पूर्व के आसपास का काल ला जाता है, और इसी को सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है। तो आप ये समझिए, जब इंटरव्यू में या मेंस में आपसे तिथि को लेकर प्रश्न पूछा जाएगा बुद्ध के परिनिब्बान से संबंधित या उनकी विचारधाराओं से संबंधित, तो जो ये तिथियों का अंतर है ये हमको समझने में मदद करेगा कि अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार लोगों ने बुद्ध की मृत्यु की तिथि को दिखाने की कोशिश, और उससे वो दरअसल अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे ज्यादा किससे? बुद्ध से। अशोक के अभिलेखों के विषय में हम देखें तो वहां पे हमको जो बुद्ध का वर्णन मिल रहा है उसके हिसाब से एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लिया गया कि 480 ईसा पूर्व के आसपास ही बुद्ध की मृत्यु हुई होगी या उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने मगध के उत्कर्ष को देखा और बौद्ध धर्म से संबंधित एक डिबेटेबल टॉपिक को भी हमने देखा जिसपे बहुत विवाद है। इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि मगध किस तरह से अपनी शक्ति के उत्कर्ष पे पहुंचा, किस तरह से अलग अलग वंश ने यहाँ पे शासन किया, और अंत में जाके नंद वंश प्रशासनिक व्यवस्था में आया, और बाद में नंद वंश के बाद हमको मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी, जो हम आगे की वीडियोस में बहुत डिटेल से कवर करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपकी तैयारी में आपके लिए मददगार साबित होगा, और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में इस वीडियो से कई प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सकें। आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।